जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरे एकेडमी। पूरे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं सारी चीज़ें कंपाइल करके आपके लिए एक जगह पर लेकर के आता हूं, जिसमें डेली करंट अफेयर्स होता है, मैप की डिटेलिंग होती है और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो भी कवर कर दी जाती है। तो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूं मैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। चलिए जल्दी से देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेलिंग है, क्या क्या सारी चीज़ें, आर्टिकल, एडिटोरियल, सारी न्यूज़। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे डिजास्टर जोन से। जी हाँ, तो ये आपका जो लीबिया है, लीबिया आपका साउथ, ये अफ्रीकन कंट्री में पड़ता है। तो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कंटिनेंट, उसी का एक कंट्री है लीबिया, जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री टच करती है। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे ये कितना डैमेज किया हुआ है, तो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है वाडी डरना रिवर। तो ये डरना सिटी से होकर के गुजरती है। यहाँ पे दो डैम था, दोनों फ्लैश फ्लड में यहाँ पे वो डैम टूट गए, जिसके कारण यहाँ पे 10,000 प्लस लोग यहाँ पे समुद्र में बह गए। उनकी बॉडी अभी मिल ही नहीं रही है। हेलीकॉप्टर से उनकी बॉडी को यहाँ पे खोजा जा रहा है। तो समुद्र में जाके देखिए किस प्रकार से कंपाइल हो चुकी है यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो ह्यूमन का क्या हाल हुआ होगा। तो इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मेरा ये अनुमान है 15,000 प्लस लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी होगी। देखते हैं क्या आंकड़ा निकल के आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जिसे हम नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन मेड ही निकल के आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी डैम यहाँ पे बनाए गए थे वो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए थे, और वो डैम टूट जाने की वजह से यहाँ पे फ्लैश फ्लड बहुत तीव्र गति से आया। हैवी रेन तो हो ही रही थी इस जोन में, लेकिन बहुत सारी यहाँ पे इतनी तीव्र गति से ये फ्लड आया, जो आप इस कंडीशंस को देख सकते हैं किस प्रकार से सिचुएशंस यहाँ पे हुआ होगा। रात में जब लोग सो रहे थे तो भी ये फ्लड इस सिटी से गुजरा, और जिसके कारण यहाँ पे लोगों को समय भी नहीं मिल पाया कि ये जगह को खाली करें। हालांकि अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन फिर भी इस प्रकार की चीज़ें संभव नहीं हो पाई। तो सारी चीज़ें हैं, डरना रिवर है, डरना सिटी है, सारी डिटेलिंग आपको दे दिया। अगर क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए वाडी डरना जो रिवर है उसकी डिटेलिंग को देख लिया जाए। तो ये रिवर वैली लीबिया से यहाँ पे वाडी डरना रिवर है, और ये कहाँ से चलती है, तो जबेल अकदार माउंटेन से निकल के पोर्ट सिटी डरना तक पहुँचती है। यानी आपका मेडिटेरेनियन सी का जो एरिया है पोर्ट, वहाँ तक पहुँचती है। तो इसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे अभी दे दूंगा। वाडी जो है नॉर्थ अफ्रीका की है एक प्रकार से। तो इसका जो रिवर बेड है, यानी जो रिवर की एरिया है कवर करने की, वो लेंथ है। और ये हैवी जब रेन होती है तभी इस प्रकार से बाढ़ होती है। 75 किलोमीटर की है, लेकिन ड्रेनेज बेसिन 575। देखिए रिवर तो मान लीजिए ये 75 किलोमीटर हो गई, लेकिन इसकी ड्रेनेज बेसिन क्या होती है, कोई रिवर आके इसमें जुड़ जाती है तो ये इसकी ड्रेनेज एरिया हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी ड्रेनेज एरिया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन के रूप में बताई जा रही है। वाडी डरना जो फॉल है, वाटरफॉल, झरना, इसी डरना सिटी में यहाँ पे है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। अब यहाँ पे डरना रिवर की चीज़ें हम देखेंगे, जो निकल के यहाँ से निकल के आपका मेडिटेरेनियन सी में जाकर के मिल जा रहा है। और फ्लैश फ्लड यहाँ पे है, जो डरना सिटी को यहाँ पे तबाही किया हुआ है। देखिए जो भी फ्लैश फ्लड आते हैं,
चाहे आपका केदारनाथ का हो गया, चाहे ये लीबिया का हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जब भी आएंगी तो इतनी तीव्र गति से, वो इतनी फोर्स से वो फ्लड आती हैं कि सामने के जो भी बिल्डिंग हैं, जो भी मटेरियल है, उसको बहा करके ले जा करके रख देंगी। तो समुद्र में लोग इस समय इतनी लोगों की बॉडी निकाली जा चुकी है और बहुत सारे लोगों को अभी तो डेब्रिस से भी निकालना बाकी है। तो जो यहाँ पर है, जो सिटी थी डरना सिटी, वहाँ से भी बॉडी निकाली जा रही है और साथ ही साथ समुद्र से भी बॉडी निकाली जा रही है। तो ये जो त्रासदी है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो ऑफिशियली तो यहाँ पे 5000 प्लस लोगों की डेथ अभी बताई जा रही है, लेकिन मेरा मानना है 10,000 प्लस के आसपास चीज़ें पहुँच सकती हैं। चलिए पीआईबी डाटा को देख लेते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एडमायरल एम नजमुल हसन जी यहाँ पे, जो बांग्लादेश के नावल स्टाफ हैं चीफ, वो यहाँ पे भारत विजिट किए हैं और एक्सरसाइज बंगो सागर किस प्रकार से कंडक्ट कराया जाएगा उसकी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो 12 से लेकर के 16 सितंबर तक चीज़ें यहाँ पे इनका विजिट रहेगा। नजमुल हसन याद रखिएगा, बांग्लादेश के एडमायरल ये हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया और रसिया यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या, नॉर्दर्न सी रूट, तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर किस एफर्ट को लिए, किस यहाँ पे किस प्रकार से जो मैरीटाइम कोऑपरेशंस है समुद्र को लेकर के, उस कोऑपरेशंस को हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर सकें। कैबिनेट यहाँ पे अप्रूव किया है क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और आर्मेनिया के बीच जो चीज़ें हुई हैं। तो क्या डिजिटल सॉल्यूशंस पे लेकर के बातचीत चल रही है, किस प्रकार से हम इसको और ज़्यादा डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आर्मेनिया प्लस इंडिया, इन दोनों में ये चीज़ें हुई हैं। चलिए जल्दी से एडिटोरियल की तरफ मुड़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये, और आपके केरला से रिलेटेड जो आपका नीपा वायरस है, ये एक प्रकार का जूनोटिक डिजीज है जो मानव को यहाँ पे फैलती है एनिमल से। तो अगर बात करी जाए चमगादड़ की बैट से, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ रही है। नीफा वायरस के केस केरला में बहुत तीव्र गति से आउटब्रेक हो रहे हैं, यानी फैल रहे हैं, जो यहाँ पे कई सारे लोगों को इन्फेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो फैला है ये जूनोटिक डिजीज, जिसे हम नीपा वायरस बोलते हैं, ये वायरस ह्यूमन को इम्पैक्ट कर रही है एनिमल से, और सबसे ज़्यादा क्या है, जो फ्रूट बैट हैं वही यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं। तो कई सारे लोगों को यहाँ पे टेस्ट हुआ है, जिसके कारण हॉस्पिटलाइज हुआ है पॉजिटिव पाने के बाद। याद होगा आपको कोविड-19 भी कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें थी, वो कितना हद तक यहाँ पे टेस्टिंग पे हम लोग फोकस किए थे, हम लोग ट्रीटमेंट पे फोकस किए थे, आइसोलेशंस पे फोकस किए थे, हम लोग किस चीज़ पे, वैक्सीनेशंस पे फोकस किए थे, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे ये, और ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे थे, इम्यूनिटी पे फोकस कर रहे थे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे वो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो इसमें कार्यरत हैं। तो ये भी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। नीफा का जो इन्फेक्शंस है वो कहीं ना कहीं बहुत तीव्र गति से फैलता हुआ नज़र आ रहा है। केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वीना जॉर्ज, यहाँ पे 100 ऑफ द पीपुल इस चीज़ से यहाँ पे ग्रसित हो गए हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ गए हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पे। देखिए यहाँ पे जो ये नीपा वायरस है वो आपको लंग को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तभी तो यहाँ पे वेंटिलेटर पे डाली जा रही है, श्वसन क्रिया भी यहाँ पे बाधित हो रही है। तो कंट्रोल रूम बनाया गया कोझिकोड केरला में, जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहा है इन सब सिचुएशंस को। देखिए इमरजेंसी सिचुएशंस अगर आएगी तो भी यहाँ पे सरकार यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम इन्फेक्शंस को डील करेंगे। एक प्रकार से सेंट्रल टीम भी भेजी गई है केरला स्टेट में, किस प्रकार से अपने नेबरहुड स्टेट को भी हम लोग सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेट से लेकर के दूसरे स्टेट में ट्रांसमिशन हो रही है तो ये भी बहुत बड़ी इशू निकल के आएगी। अब एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में ट्रांसमिशन हो गई तो जाहिर सी बात है तीसरे स्टेट में भी ट्रांसमिशन होती हुई नजर आएगी। तो इसको एक ही स्टेट में रोक करके वहीं पे ट्रीट किया जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉलिसीज होगी, सबसे ज़्यादा अच्छी बातें यहीं से निकल के आएंगी।
ऐसा नहीं है कि ये पहले फैला नहीं है, पहले भी इसकी आउटब्रेक हो चुकी है, फैल चुका है 18 में, 19 में, 21 में, ये सब चीज़ें फैली हुई हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, आइसोलेशंस है और कंटेनमेंट है, ट्रीटमेंट की बातें बोली जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं गार्ड अगेंस्ट द आउटब्रेक, ये यानी जो अभी आउटब्रेक हो रहा है, जो फैल रही हैं चीज़ें, उसको लेकर के हम लोग काफ़ी अटेंटिव मूड में आ चुके हैं। अभी भी हम लोग अगर बात करी जाए तो जो ग्लोबल आउटब्रेक है, इससे हम बहुत ज़्यादा लेसन्स सीख नहीं रहे, बहुत अच्छी चीज़ें से सीख नहीं रहे, जैसे कि सफाई का, एनिमल की चीज़ें, ये जो आउटब्रेक हो रही हैं बार बार, इससे हम लोग कुछ रिसर्च बेस्ड चीज़ें कर भी नहीं रहे हैं, जिसके कारण ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हमें बहुत हद तक इम्पैक्ट करती हुई और हम जानवरों से ग्रसित भी हो रहे हैं। उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो निपा वायरस है कहीं ना कहीं एक्सपेंशंस हो रही है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ओरिजिन और इसकी हैबिटेट की जो बात करी जा रही है, वो फ्रूट बैट यहाँ पे बोला जा रहा है। गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटजिक एफर्ट यहाँ पे लगा रहा है कि इस प्रकार से इसको डील किया जाए। साथ ही साथ जो स्टेट है, एक इनिशिएटिव चलाया गया है यहाँ पे कि वन हेल्थ अप्रोच जो चला था, जैसे कि कोविड-19 के समय में वन हेल्थ अप्रोच चला था कि सबको लेकर के यहाँ पे चलना है, तो उसी अप्रोच के साथ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग और कोऑपरेशंस दिखाएंगे हर छोटे लेवल से लेकर के बड़े तबके तक, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी, अदरवाइज ये चीज़ें काफ़ी हद तक संभव नहीं हो सकती। तो जो म्यूनसिपैलिटी है, जो आपका विलेज पंचायत है, उस लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल का असिस्टेंट तो और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता दिया, आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। दूसरा, अगर एडिटोरियल को देखा जाए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल निकल के आ रहा है वो क्या, तो यहाँ पे लिटिल सकर, सकर का क्या मतलब होता है यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा रिलीफ देता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो जो एनएसओ डाटा यहाँ पे निकाल रहा है वो यही दर्शा रहा है कि जो पेस है किस प्रकार से महंगाई की, वो जुलाई 15 के आसपास तक यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ, कंट्रोल तो मिली है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं वो कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है प्रति वर्ष की अगर हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पे डीएसलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। 6.83 अगस्त में यहाँ पे देखी गई है। फूड प्राइजेस की बात करी जा रही है तो इसमें गेनिंग थोड़ी सी हुई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो यहाँ पे देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबली यहाँ पे 10% के आसपास बंद हुई है। अर्बन कंज्यूमर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फेस्ड फूड प्राइस इन्फ्लेशन है वो 10.4, यानी जो अर्बन में है वो ज़्यादा यहाँ पे महंगी चीज़ें हुई हैं। 12 में से 11 आइटम यहाँ पे महंगे हो गए हैं, जैसे कि फूड वाले प्रोडक्ट हो गए, ये सब प्रोडक्ट के जैसे ऑयल, फैट्स, सोल आइटम्स, ये सब कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे ईयर दर ईयर बात करी जाए तो यहाँ पे डिक्लाइन के रेट्स पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं अभी अगर सिक्वेंशियल पोजीशंस में देखा जाए तो। लेकिन महंगाई दर अगर देखी जाए तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं पे वेजिटेबल की बात करी जा रही है तो ये कहीं ना कहीं फूड प्राइस, जो टमाटो है, इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफ्लेशन चल रहा है 5.8%, थोड़ी सी दाम में कमी आई है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आई है कि यहाँ पे रिलीफ मिल जाए लोगों को, आम नागरिक को। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ी इन्फ्लेशंस आती है या फिर डिफ्लेशंस आती है तो वो भारत में सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है। वो अलग बात है कि रिच पीपल को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन जो मिडिल इनकम है, लोअर मिडिल हैं या फिर लोवेस्ट हैं या फिर लोअर हैं, इस इनकम श्रेणी वाले लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई नज़र आती है। वीडियो अगर पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो आपको तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। एनएससी और एनएसओ को यहाँ पे जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड से क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन जो है इंडिया की, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 2000 में हुई थी, वो रंगराजन कमेटी के अंतर्गत इसकी फॉर्मेशन हुई थी। चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन जो इंजॉय करते हैं वो स्टेटस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट करते हैं, और जो मेंबर ऑफ द कमीशंस होते हैं
इसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे इसी के बराबर में सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट के अंतर्गत यहाँ पे इंजॉय करते हैं पावर को। चेयरपर्सन और मेंबर्स इंजॉय करते हैं यहाँ पे रिलेटिव सिक्योरिटी टेनियर की। तो यहाँ पे ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही केवल रिमूव किए जा सकते हैं अपने पद से। सीएसओ की बात करी जा रही है यहाँ पे 2 मई 1951 को यहाँ पे इसकी सेटअप करी गई थी। तो सीएसओ जो था पहले इसका नाम क्या था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट था, बाद में सीएसओ बना यहाँ पे, और 1954 में सीएसआई के नाम से यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया गया सीएसओ में। अगर बात करी जाए आज के संदर्भ में तो 23 मई 2019 को इसको एनएसओ और एनएसएसओ और एनएसओ इन दोनों को मिला के एनएसओ बना दिया गया है 2019 में, और सीएसओ को इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो आज के डेट में एनएसओ है जो आपको पता होना चाहिए। एनएसओ हेडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसी के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस। जी सीएसओ जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये न्यूमरस जो प्रॉब्लम है उसकी डाटा को लेकर के आते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, और यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को कंसीडर करते हैं क्या देश में चल रहा है। तो याद रखिएगा ये बॉडी कब बनी, किससे जाकर के मिल गई, और एनएसएसओ और सीएसओ कब एनएसओ यहाँ पे बन जाते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशंस की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो हम लोग उसको देखेंगे और समझेंगे क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले आपको बता दें ये मेजर करता है टोटल इन्फ्लेशंस एक देश की इकोनॉमी के अंतर्गत, जिसमें सारी कमोडिटी होती है जैसे कि फूड होती है और एनर्जी प्राइजेज होती है, ऑयल गैस, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है और इन्फ्लेशनरी होती है, यानी महंगाई इसकी कभी भी बढ़ जाती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशंस एक इकोनॉमी को यहाँ पे दर्शाता है जिसमें गुड्स और सर्विसेज आते हैं। कोर इन्फ्लेशंस की जब भी हम बात करते हैं तो ये ऑल गुड्स और सर्विसेज को यहाँ पे इंक्लूड करता है। किसके अलावा, तो जो कमोडिटी प्राइजेज होते हैं अभी यहाँ पे आपको बताया, वो वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल प्राइजेज इसको छोड़ करके यहाँ पे होती है। तो ऑल आइटम्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माइनस फूड्स और एनर्जी, ये कोर इन्फ्लेशंस होते हैं। तो फूड प्लस एनर्जी कोर इन्फ्लेशंस में नहीं आते, ये चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, उसको हम देखेंगे। पेडागोजिकल एथिक्स क्या है, यानी जो टीचर होते हैं उन्हीं की बातें यहाँ पे करी जा रही है। अभी रिसेंटली आपको एक फीमेल टीचर थी, एक मुस्लिम टीचर पे यहाँ पे क्या चीज़ें, मुस्लिम लड़के को यहाँ पे अपने क्लास के बच्चों से कह रही हैं कि बारी बारी से आकर के इनको थप्पड़ से मारो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं गैप्स हो रहे हैं टीचर के ट्रेनिंग में, उस पे लेकर के बड़ा क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। वही सारी चीज़ें एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे। देखिए मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें एडिटोरियल को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो स्कूल्स है वो बार बार ये चीज़ें हमें याद दिलाते हैं किस प्रकार से राइट टू एजुकेशन सबको यहाँ पे प्रदान करना चाहिए, और बहुत समय से इसको सबसाइड किया जा रहा है, यानी दरकिनार किया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करी जाए यहाँ पे, तो ये 2009 में आया था, लेकिन राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है यहाँ पे, ये एक्ट लाया गया कि ताकि लोगों को जो 6 से लेके 14 साल के बच्चे तक हैं उनको यहाँ पे फ्री एजुकेशंस प्रोवाइड करी जाए। तो राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है यहाँ पे, ये क्वालिटी पे फोकस करता है और सारे स्टेटों में ये कहीं ना कहीं लागू करने की बातें भी करता है। तो प्राइवेट स्कूल्स में इस प्रकार की कृत्य हुई है क्या, कि जो अभी इंसिडेंट आपको बताया हूँ, एक फीमेल टीचर किस प्रकार से यहाँ पे कृत्य करी है। 1990 की अगर बात करी जाए तो जो टीचर की ट्रेनिंग थी वो बहुत यहाँ पे वहाँ से शुरू होती है 1990 से, और ये कहीं ना कहीं बिजनेस तरीके से बना करके रख देती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE जो है यहाँ पे, ये अभी तक सही प्रकार से इन्फोर्स नहीं हो पाई है। इसके नियम रेगुलेशंस यहाँ पे बहुत सारी कमियां निकल के आ रही हैं। 2008 में सुप्रीम कोर्ट यही अपॉइंट करता है कमीशंस
कि जो जेएस वर्मा है, जस्टिस जेएस वर्मा जो कमेटी बनाती है कि एग्जामिन करेगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं टीचर की ट्रेनिंग में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आती हैं और ये मैग्निफिकेंस रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, 2012 में सबमिट करता है और जो टीचर की ट्रेनिंग है उस पे अटेंशन फोकस करता है कि क्या क्या कमियां हैं, उस पे कार्य किया जाए। बात करता है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, किस प्रकार से हम लोग जो इंस्पेक्शन राज है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से जो इंस्पेक्शंस होनी चाहिए टीचर की, क्या क्या सही चीज़ें चल रही हैं कि नहीं, वो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे वर्डिक्ट पास करता है प्राइमरी लेवल पे कि किस प्रकार से टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। एनसीटीई की बात करी जा रही है तो ये जो अभी बीएड की चीज़ें हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशंस, यहाँ पे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन से यहाँ पे सीधे जुड़ा हुआ है, यानी इसके आगे सेकेंडरी एजुकेशन है। मुजफ्फरनगर में यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, ये जो स्लैपिंग की बातें आपको बोल रहे हैं, तो वो लड़का जो था वो मुस्लिम था, जिसके कारण बहुत बड़ा विवाद होता हुआ नजर आया। टीचर कमीशन रिपोर्ट जो यहाँ पे चेयर किया गया एक, वो डीपी चट्टोपाध्याय के द्वारा, जो एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे और इसी कमीशंस को इन्होंने हेड किया। तो रिपोर्ट में ये यही देते हैं जो स्कूल के यहाँ पे टीचिंग है भारत में, उसका जो स्टैंडर्ड एथिक्स, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल बनाने की ज़रूरत है। तो चट्टोपाध्याय के रिपोर्ट में यहाँ पे यही चीज़ें हैं कि अच्छे से यहाँ पे थॉटफुल और टीचर की जो कॉन्शियस है वो उस पर कार्य करने की ज़रूरत है, उसकी डिसीजन मेकिंग पे कार्य करने की ज़रूरत है, थॉटफुल प्रोसेस पे कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए, एक टीचर जो होता है वो कहीं ना कहीं भविष्य का, फ्यूचर का निर्माण करता है, चाहे वो बच्चा हो गया चाहे वो देश हो गया, दोनों का निर्माण करता है एक टीचर। तो उसका जो रोल है ना बहुत वास्ट होता है टीचर का। इसलिए कोई भी एक्ट करने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बच्चों को आप मार करके पढ़ा नहीं सकते। देखिए, मार करके तो एनिमल को ट्रेनिंग दी जा सकती है, एनिमल को भी ट्रेनिंग यहाँ पे बिना मारे दी जा सकती है। तो ये भी एक बात है, तो हम ह्यूमन को क्यों मार करके ट्रेनिंग और एजुकेशंस दें? तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बहुत सारे उपाय हैं, अगर बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को करना है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं। इनरोलमेंट की बात करी जा रही है, रजिस्ट्रेशंस की बात करी जा रही है बच्चों की, तो ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई और इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें ग्लोबल पॉलिसी को अगर देखा जाए तो ये इन्फ्लुएंस करती हुई नजर आ रही है। लो बजट है, प्राइवेट स्कूल्स की बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है स्टेट गवर्नमेंट में, और जिसके कारण ये रैशनलाइजेशंस की बात करी जा रही है, जो बौद्धिकता की बात करी जा रही है छोटे स्कूल में, वो गिरती हुई नजर आ रही है। टीचर्स डे रिसेंटली 5 सितंबर को मनाया जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को लेकर के, लेकिन जो यूपी में इस प्रकार का कृत्य हुआ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया। अभी इस स्कूल को एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, प्रशासन ने इसको बंद करा दिया, लेकिन हमें नहीं लगता स्कूल को शट डाउन करने से यहाँ पे समाधान है, क्योंकि लूप होल्स तो कहीं और है, कमियां कहीं और है, डिमेरिट कहीं और है। वो है टीचर की सही प्रकार से ट्रेनिंग बीएड के लेवल पे। तो टीचर की एथिकल ट्रेनिंग की गैप जो हो गई है उसमें कहीं ना कहीं भरपाई करने की ज़रूरत है। सेपरेटली यहाँ पे डील किया गया टीचर से और बच्चे से, क्योंकि टीचर और बच्चा जो यहाँ पे चिल्ड्रन आते हैं उन दोनों में एक बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे सेपरेट डील करने की बातें हमको समझ में आई नहीं यहाँ पे। दूसरी तरफ जो रविन्द्रनाथ टैगोर और गुजी भाई बधेका जी यहाँ पे बोले हैं कि बच्चों के प्रति बड़ों का यहाँ पे काइंडनेस वाला एटीट्यूड होना चाहिए, दयालुता के भाव से हम लोगों को यहाँ पे आगे जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें भी फॉलो नहीं करी जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे मैं बता दिया। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस आपके G20 से निकल के आया हुआ है। अभी भारत G20 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। भारत के बाद जो है ब्राज़ील यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेगा, उसको भारत सौंप दिया है गैवेल। गैवेल क्या है? एक प्रकार से हथौड़ा है जो जज इस्तेमाल करते हैं, उसी को गैवेल बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? जो बायोफ्यूल्स है
उसको हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो कार्बन इमिशन है वो कम हो। तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बातें करी जा रही हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल का किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि जो कार्बन इमिशंस हो वो कम हो जाए। तो डीकार्बनाइजेशन इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगी अगर इस प्रकार से हम लोग चलें, बहुत कमियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ICE जो यहाँ पे इंटरनल कंबशन इंजन है उसकी बात करी जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। तो इसमें बहुत कम मॉडिफिकेशंस हुए हैं। ब्लेंडिंग रेट भी यहाँ पे इसी के आधार पे चल रहा है जो यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। बायोफ्यूल की हम जब भी बात करते हैं तो ये एक प्रकार से सीधा सीधा आंख बंद करके यूज करने वाला टर्म हो गया है, बोथ सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल के लिए। तो दोनों चीजें आती हैं यहाँ पे, सस्टेनेबल प्लस अनसस्टेनेबल फ्यूल को लेकर के, याद रखिएगा। अभी इसकी डिटेलिंग आपको दूंगा। तो क्या अंतर है इसके अंतर्गत वो चीजें देखा जाए तो डीकार्बनाइजेशन जो एक्शंस लिया जा रहा है कि हम लोग डीकार्बनाइजेशन करेंगे, उसको क्या यहाँ पे चैलेंजेस निकल के आ रहा है। तो जो बायोफ्यूल है उसका सिनोनिम्स फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल से यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो प्राइमरी फोकस करेगा क्या, कहीं ना कहीं फूड क्रॉप्स को फोकस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जो फूड है डायरेक्टली उसी क्रॉप की हम बात कर रहे हैं। तो ये टारगेट क्या कर रहा है कि 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी पेट्रोल में 25-26 तक। याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग 25-26 तक ये मानी गई है। तो जो फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल है वो शुगर केन और फूड ग्रेन से निकल के आ रही है, लेकिन सेकेंड जनरेशन जो एथेनॉल है यहीं पे बात इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। क्या, जो क्रॉप के वेस्ट है, रेसिड्यू, बचे हुए जो प्रोडक्ट हैं, उससे हम सेकेंड जनरेशन के एथेनॉल को यहाँ पे बनाते हुए नजर आए। तो ये सबसे ज्यादा सही है, ना कि ये फर्स्ट जनरेशन वाला फूड क्रॉप, क्योंकि जो रेसिड्यू है वो सबसे ज्यादा बच जाता है। इसी पे फोकस करेंगे तब जाकर के सस्टेनेबिलिटी होगी। ये तो हम क्रॉप को यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को घटाती हुई नजर आ जाएगी। ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट हो जा रहे हैं जिसके कारण बहुत सारी चैलेंजेस निकल के आ रही हैं और फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो जो जमीन के अंदर जल है उसका जो लेवल है कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्रॉप फॉर एनर्जी जो ग्रो कर रहे हैं वो सस्टेनेबल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, इसी की बातें यहाँ पे बोल रहे हैं। तो क्रॉप को छोड़ के जो क्रॉप की रेसिड्यू है, बचे गचे, जैसे कि प्लांट है, यहाँ पे प्लांट में मैं वीट को ले रहा हूँ, चाहे राइस को ले रहा हूँ, चाहे कोई भी चीजें आप ले लीजिए, जूट को ले लीजिए। तो जो वीट को हम काट रहे हैं, ऊपर की बालियां काट दी जाती हैं, वो बालियां काटने के बाद नीचे का जो रेसिड्यू हो जाता है जिसे हम पुआल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं पुआल, उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर सकते हैं, सस्टेनेबल एनर्जी के लिए कर सकते हैं, एथेनॉल के लिए कर सकते हैं। पहली चीजें क्या निकल के आ रही हैं, जो क्रॉप यील्ड है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो गया है, रुक गया है। जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शंस को गिराता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो पॉपुलेशंस बढ़ रहा है तो हम उसके लिए भी यहाँ पे अनाज का भी तो व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे डाउनग्रेड हो रहा है क्या, वाटर टेबल भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात करी जा रही है तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है ये स्टडी में पाया है जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल गिर रहा है 2040 से 81 तक, ये 3 गुना आज के रेट से नीचे चला जाएगा। तो इतना तीव्र गति से वो जाएगा तो हम लोगों का प्रोडक्शन क्रॉप की क्या हाल होगी और कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये भी चीजें देखनी होंगी। टेम्परेचर बढ़ ही रहा है और इस प्रकार से जो इंक्रीज होगी वाटर टेबल की रिक्वायरमेंट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो हम लोगों को वाटर की आवश्यकता है तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर ही वहाँ पे हम लोगों का कम हो जाएगा। तीसरी अगर बात करी जा रही है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। क्या, तो डायरेक्ट जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है उसको भी यहाँ पे, यानी इमिशंस बढ़ती हुई नजर आएगी गैस की, कौन सी, ग्रीन हाउस गैसेस की। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो टेम्परेचर होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, फ्लड, फ्लैश फ्लड, ड्रॉट, डिजर्टिफिकेशंस, ये सारी फायर, ये सब चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। इंडिया की बात करी जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पे गुड स्ट्रेटजी तो बताई गई है, लेकिन सरप्लस शुगर प्रोडक्शंस यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं
उसको लेकर के हम क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो क्या वो प्रोडक्शन सही होगी। यही सारी चीजें यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं। सरप्लस प्रोडक्शंस तो यहाँ पे है, सरप्लस शुगर केन की भी बातें बोली जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें आर्ग्यूमेंट निकल के आ रही हैं। हमें किस पे, रेसिड्यू पे फोकस करने की जरूरत है, सस्टेनेबल यूज पे फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि जो क्रॉप की रेसिड्यू है उस पे हम ध्यान दें, तब जाकर के जो ग्रीन हाउस गैस का फुटप्रिंट है हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी G20 समिट में है ये, और यही फोकस किया गया है किस प्रकार से सस्टेनेबल यहाँ पे कार्य करा जाए। एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन यहाँ पे है जो बायो रिसोर्स की बात करता है कि नेट जीरो इमिशंस इकोनॉमी को बनाना है। 2030 तक बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्शंस को ट्रिपल करने की भी बातें कर रहे हैं, 2050 तक जीरो इमिशंस की बातें बोल रहे हैं, लेकिन जो 2G एथेनॉल है उस पे फोकस सही प्रकार से करने की जरूरत है और प्लांट को भी बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अचीव करते हुए नजर आएंगे, नहीं तो हम कहीं ना कहीं इस पे अचीव नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ। एर्थक्वेक आया है यहाँ पे किस हिस्ट्री में, तो यहाँ पे मोरक्को में भी रिसेंटली 6.8 मैग्नीट्यूड की, जब भी मैग्नीट्यूड की बात आती है तो ये क्या दर्शाती है, मैग्नीट्यूड आपकी कितने इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आ रही है उसको दर्शाती है, याद रखिएगा। तो ये क्या है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे मोरक्को में है, मोरक्को आपका अफ्रीका कंटिनेंट में है, तो यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास लोगों की फ्राइडे को डेथ हो गई है। तो बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है ये। NCEI जो यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है, नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, इसने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेक मोरक्को की बताई है, जिसके कारण यहाँ पे इतने लोगों की डेथ भी हुई है। तो यहाँ पे 1916 में 5.9 के आसपास आई थी, जो 13,000 प्लस लोगों की डेथ हुई थी। अगर बात करी जाए हिस्ट्री की, तो यहाँ पे देखिए 1556 में चाइना में यहाँ पे 8.3 लाख लोगों की डेथ हुई थी, 1556 की बात करी जा रही है। हैती में 2010 3 लाख प्लस लोगों की, टर्की में 2.6 यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टर्की अंकारा में 525 में यहाँ पे 2.5 लाख लोगों की डेथ हुई है, और चाइना में 1976 में 2.4 लाख लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे हैती की स्थिति देखिए किस प्रकार से, ये ट्रेमर है, ये अर्थक्वेक है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड लेवल पे ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को काफी इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। अपना इंडिया यहाँ पे है, ये याद रखिएगा, अपना इंडिया यहाँ पे इस बेल्ट से भी गुजरता है। तो ये सारा बेल्ट जो है ये माउंटेनियस वाला बेल्ट है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात करी जाए स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक 2150 BC से लेकर के, तो 1960 में चीले में 9.5 मैग्नीट्यूड का आया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीले में इस मैग्नीट्यूड का चीज़ें अभी नहीं आई है कहीं। अलास्का में 1964 में 9.2, चीले में 9.1, इंडोनेशिया में 9.1, जापान में 9.1। देखिए मैग्नीट्यूड का ये मतलब नहीं होता है कि ह्यूमन की कैजुअलिटी सबसे ज़्यादा होगी ही होगी, क्योंकि पॉपुलेशंस पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ और फैक्ट्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 6 सितंबर को यहाँ पे डांट फटकार लगाती हुई लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे लद्दाख के नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो प्लग का सिंबल है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लद्दाख के, उसको कहीं ना कहीं रिजर्व करते हुए नजर आ रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, तो उसी के लिए फटकार लगाती हुई नजर आ रही है। तो न्यूज़ में है, याद रखिएगा। 14 सितंबर ऐसा दिन है जो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चंस कई बार यहाँ से आए हुए हैं। हिंदी भी 8वें शेड्यूल में है, जो कि 22 लैंग्वेज यहाँ पे मिली हुई है। इंडियन एयरफोर्स वेडनेसडे को यहाँ पे पहला C-295 MW जो एयरक्राफ्ट है आपका, ये स्पेन से लिया जा रहा है। तो 56 की डिमांड है C-295 एयरक्राफ्ट, जो अभी पहला यहाँ पे भारत में आ रहा है। तो याद रखिएगा C-295 स्पेन से लिया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे वर्चुअली लॉन्च करी हैं आयुष्मान भव योजना,
और यहाँ पे कैंपेन जो चलाई हैं ये पोर्टल और राजभवन गांधीनगर गुजरात से यहाँ पे चीज़ें चली हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ये फोकस करेगा, किस प्रकार से किसी को भी यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, तो सबको यहाँ पे लेकर के चलने की बात करी जा रही है। इयान विलनट का नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये। यही जो थे जो पहला डॉली शिप का क्लोनिंग किए थे, उनका 79 ईयर्स की उम्र में देहांत हो गया है। तो स्कॉटलैंड से निकल के आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इयान विलमट पहला डॉली शिप क्लोनिंग जो हुई थी। नीपा केसेस यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें बहुत सारी हॉस्पिटलाइज्ड लोग हो गए हैं, जिसके कारण बहुत सारी टेस्टिंग फैसिलिटी, ट्रीटमेंट, कंट्रोल रूम, सारी चीज़ें यहाँ पे केरला गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बैठाई गई हैं। तो काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसके कारण नीफा वायरस अपना कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट डीच हंट यहाँ पे बात करी जा रही है। मोरक्को के जो अर्थक्वेक जिसमें 2900 के आसपास अभी बताया लोगों की डेथ हुई है। चाइना में जो जी जिनपिंग से मिलते हुए मादुरो यहाँ पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं। तो वेनेजुएला के यहाँ पे काउंटर पार्ट ये इनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए वेनेजुएला कहाँ पे है, तो आपका ये लैटिन अमेरिका है, जो कि साउथ अमेरिका जिसको हम बोलते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कैरकस है, ये कैरिबियन सी से यहाँ पे बॉर्डर टच करती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशंस हो जाता है। रसिया और नॉर्थ कोरिया यहाँ पे सैटेलाइट प्लान कर रहे हैं, दोनों मिलके किस प्रकार से इसको हेल्प किया जाए। साथ ही साथ कोरिया जो है अब हेल्प करने के लिए रसिया का तैयार हो गया है। आर्म्स और एमुनिशंस के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी डील हो चुकी है, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आता है। किम जोंग उन और पुतिन दोनों आपस में यहाँ पे बातें कर रहे हैं। देखिए, जब से यूक्रेन की लड़ाई रसिया से इन दोनों कंट्री के बीच में शुरू हुई है, तब से वेस्ट कंट्री जो है रसिया पे सैंक्शंस करना शुरू कर दिए हैं। तो वेस्ट कंट्री की सैंक्शंस होने की वजह से रसिया जो है यहाँ पे बहुत ही पिक्यूलियर इनिशिएटिव, अजीब अजीब इनिशिएटिव लेना शुरू कर चुका है। तो जो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, वो अब उसकी तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण ये पावर बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं आगे किस प्रकार की चीजें निकल के आती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो इंफॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो अपना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।